अब बुलेट ट्रेन हिंदुस्तान में भी चलेगी। आपने 500 किलोमीटर की स्पीड एक्सपीरियंस की है। 510 किलोमीटर की स्पीड मैंने अनुभव की है ट्रेन के अंदर। 510 के अंदर 510। सर प्लेन नहीं चलते इतने में, तो प्लेन भी लगभग इतने में चलते हैं। थोड़ा सा ज्यादा। 0.1% इंटरेस्ट रेट पे ये गवर्नमेंट ऑफ जापान ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन दिया है। 0.1%। मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि ये देश का अब तक का सबसे ज़्यादा वैल्यू का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। 1,10,000 करोड़ रुपए इसकी सैंक्शन कॉस्ट है। एक सिंगल प्रोजेक्ट इतनी वैल्यू का और कोई नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। ये जो पूरा एरिया हमारा बॉम्बे अहमदाबाद का, इसके पास 3 अर्थक्वेक जोन्स हैं। और हमारा पहला कॉन्ट्रैक्ट था 25,000 करोड़। तो हमें इस ट्रेन की वायबिलिटी के लिए हमें हार्ट ऑफ बॉम्बे जाना है। हार्ट ऑफ बॉम्बे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। ठीक बात। एग्जीबिशन ग्राउंड में स्टेशन बन रहा है। अच्छा, वहाँ स्टेशन बनेगा? जी। बीकेसी एग्जीबिशन ग्राउंड ऑलरेडी काम शुरू हो गया है वहाँ। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था जब DFCCIL का प्रोजेक्ट आया कि आप बनाइए, लेकिन इसके आप कॉरिडोर को सेव करने के सारे मेजर्स लीजिए। ठीक बात। तब बनाइए। तो उसके तहत फिर अब हम लोगों ने ये तय किया है कि इसका एलिवेटेड एनिमल कॉरिडोर बनेगा। और अभी हमें 508 किलोमीटर और मतलब बचा हुआ रास्ता। 508 में मतलब टनल है कुछ, वो भी एक बड़ा सर एक टनल का मैं पढ़ रहा था, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी स्टोरी है कि एक टनल अंडर सी भी जा रही है क्या? जी। अंडर सी टनलिंग अंडर सी पहली बार कंट्री के अंदर होगी अंडर सी टनलिंग। सर अंडर सी टनलिंग कैसे की जाती है सर? पहले तो आपको सवाल करना चाहिए था कि अंडर सी गए क्यों। सर मैं पहले आपसे पूछ रहा हूँ अंडर सी गए क्यों सर? अंडर सी इसलिए गए क्योंकि ये प्रोजेक्ट में महाराष्ट्र एरिया में कि हम लोगों को एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और ये एक ऐसा यूनिक प्रोजेक्ट है जो 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्रॉस कर रहा है। 3 संजय गांधी नेशनल पार्क, थुंगरेश्वर नेशनल पार्क, ठीक बात, और फ्लेमिंगो सेंचुरी। पता नहीं आप बॉम्बे से हो, आपको पता होगा। संजय गांधी तो पता है सर। तो फ्लेमिंगो सेंचुरी भी है और रिजर्व्ड एरिया है वो। और ये जो गोदरेज की प्रॉपर्टी है उसके पीछे जो बैक वाटर है, अगर उससे देखो तो पूरा पीछे का फ्लेमिंगो सेंचुरी। समझ गया सर। और थाउजेंड्स एंड थाउजेंड फ्लेमिंगोज आते हैं वहाँ पे। इट इज़ नॉट ओपन फॉर नॉर्मल पब्लिक, पर हजारों की तादाद में जाड़े के मौसम में वहाँ फ्लेमिंगोज आते हैं। तो इससे रिजर्व्ड सेंचुरी। तो जब हम लोग बना रहे थे, ये सर्वे कर रहे थे, तो हमें इस ट्रेन की वायबिलिटी के लिए ये था कि हमें हार्ट ऑफ बॉम्बे जाना है। हार्ट ऑफ बॉम्बे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। ठीक बात। वहाँ जाना है, बीकेसी में जाना है। वहाँ एग्जीबिशन ग्राउंड में स्टेशन बन रहा है। अच्छा, वहाँ स्टेशन बनेगा? जी। बीकेसी एग्जीबिशन ग्राउंड ऑलरेडी काम शुरू हो गया है वहाँ पे। तो वो अंडरग्राउंड, एक ही अंडरग्राउंड स्टेशन है। सारा काम मैक्सिमम वहीं हो रहा है, लोग ऑफिस अंडरग्राउंड स्टेशन है। वो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है बॉम्बे का, तो सारा इसीलिए वो सेलेक्ट किया गया। करेक्ट। उस पर काफी डिबेट हुई, लेकिन फाइनली अल्टीमेटली वहाँ पे हुआ। तो वहाँ जाने के लिए थाने से हमें थाने क्रीक क्रॉस करनी थी। थाने वो बहुत बड़ा सा बैकवाटर टाइप आता है। वो जो सी का पूरा बैकवाटर है, वो पूरा थाने क्रीक बोलते हैं, जो मुंबई नवी मुंबई को कनेक्ट कर रहा है। तो उसको पूरा क्रॉस करना था। हमारे पास 2 ऑप्शन थे कि हम, ऐसा नहीं है सी बेड में आप पिलर बना करके ऊपर एलिवेटेड भी जा सकते हो। एलिवेटेड जाने का मतलब था कि हम पूरे इकोलॉजी को डिस्टर्ब कर देते। जो फ्लेमिंगो सेंचुरी की है, ये 7 किलोमीटर का पूरा एरिया लेंथ है, ये पूरी इकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती वहाँ पे। तो वो इकोलॉजी डिस्टर्ब ना हो, उसके लिए वी डिसाइडेड कि हम ऊपर से नहीं जाएंगे, हम जमीन के नीचे से जाएंगे। तो अंडर सी जाएंगे हम। इसलिए ये अंडर सी टनल बनी। और अंडरग्राउंड स्टेशन बीकेसी में आ रहा है, बिकॉज टनल के बाद में इतनी जगह नहीं थी निकलने की, ऊपर बना सके, तो इसलिए अंडरग्राउंड स्टेशन आ रहा है। तो टनल का आप जो पूछ रहे हो, ये 14.5 मीटर डायामीटर की टनल है। पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि टनल हमने फ्लेमिंगो सेंचुरी में पक्षियों को तकलीफ ना हो, इसके लिए हमने एक नई टेक्नोलॉजी, आप बताइए हम क्या नहीं करते हैं, इसलिए रखी एक नई टेक्नोलॉजी के साथ कुछ हिस्टोरिक ही कर दिया हिंदुस्तान के अंदर। और लेट मी टेल यू, इसमें हमें मतलब ऐसा नहीं है कि को नहीं हुआ, हाई कोर्ट से भी अब इसकी ओके हो गई है। हाई कोर्ट बॉम्बे से भी ओके हो गई। हमें एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस सब मिल गई हैं। संजय गांधी नेशनल पार्क, थुंगरेश्वर नेशनल पार्क के लिए हम इनिशिएटिव हमारा था, क्योंकि सबसे लास्ट प्रोजेक्ट हमारा था,
और DFCCIL मिल करके हम लोग एक पूरा एनिमल कॉरिडोर दे रहे हैं बना करके, ताकि संजय गांधी नेशनल पार्क से थुंगरेश्वर एनिमल्स जो माइग्रेट करते हैं वो बगैर ट्रैक को क्रॉस किए वो ऊपर से उनके लिए अलग से एक ग्रीन एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा, वो क्रॉस कर जाए। सर इसको अगर मैं समझना चाहूँ, थोड़ा मैं समझा नहीं इस बात को, कि हम एलिवेटेड कॉरिडोर बना रहे हैं एनिमल्स के लिए कि वो ऊपर से निकल जाया करेंगे। निकल जाए। अच्छा, और ऐसा होता है। अच्छा, ये देश से स्टैंडर्ड टेक्निक जब भी, क्योंकि आप देखिए अगर कोई भी प्रोजेक्ट लाएंगे तो ये कहना कि एक भी पेड़ नहीं कटेगा, ये संभव पॉसिबल नहीं है। हाँ, पर आप उस इकोलॉजी को कैसे सेव कर सकते हो या कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। आज की तारीख में संजय गांधी नेशनल पार्क और थुंगरेश्वर नेशनल पार्क एक ऐसा एरिया आता है, चिकन नेक है वो, बिल्कुल सिर्फ 80 मीटर की विड्थ अवेलेबल है। अच्छा, उनमें दोनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बीच में, नेशनल पार्क के बीच में सिर्फ एक एरिया ऐसा था जो 80 मीटर की, अदरवाइज इधर संजय गांधी का जोन है, फॉरेस्ट जोन, इधर थुंगरेश्वर का फॉरेस्ट जोन है। अब इस 80 मीटर में एग्जिस्टिंग इंडियन रेलवे है, DFCCIL है, एक रोड है, और उसी में हमारा बुलेट ट्रेन का कॉरिडोर भी आएगा। तो कैसे आएगा सर? तो ये बड़ा डिस्कशन हुआ और इसमें काफ़ी सारी NGOs भी इन्वॉल्व हुई। महाराष्ट्र सरकार का उस समय हमें बहुत सहयोग मिला। ये 2017-18 की बात बताया मैंने। तो ये हुआ कि भाई ये तो ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड है कॉरिडोर, क्योंकि अभी DFCCIL और इंडियन रेलवेज और रोड, ये तीनों चीज़ सरफेस में है, तो जानवर कैसे क्रॉस करेगा? उसको ट्रैक क्रॉस करके जाना पड़ेगा। तो फिर इस पर काफ़ी डेलिब्रेशन हुआ। जब हमारे प्रोजेक्ट की बात आई तो ये तय हुआ कि हम लोग जो है वो हमारा तो एलिवेटेड ही था। तो ये हुआ कि हम जो ऑलरेडी सरफेस पे उसको तो एलिवेटेड बना देंगे। एक एनिमल जो है, एनिमल कॉरिडोर अच्छा चौड़ा 80-100 मीटर का पूरा बनाएंगे और उस पर पूरा मट्टी डाल के पेड़ पौधे, जंगल वाला एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाएगा। ठीक। और चूंकि हम एलिवेटेड हैं तो उसके नीचे से हम निकाल देंगे। बुलेट ट्रेन ऊपर होगी और एनिमल कॉरिडोर नीचे होगा। तो ये बड़ा सक्सेसफुल टेक्निक है। करेक्ट। बनाए जाते हैं और ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था जब DFCCIL का प्रोजेक्ट आया कि आप बनाइए, लेकिन इसके आप कॉरिडोर को सेव करने के सारे मेजर्स लीजिए, ठीक बात, तब बनाइए। तो उसके तहत फिर अब हम लोगों ने ये तय किया है कि इसका एलिवेटेड एनिमल कॉरिडोर बनेगा। अब चलते हैं सर कि आपने समंदर के नीचे टनल बनाई कैसे, वो कितना बड़ा? वो अब बनेगी, ऑलरेडी टेंडर अवार्ड हो गया उसका। एक मशीन होती है टनल बोरिंग मशीन। करेक्ट। तो टनल बोरिंग मशीन वर्ल्ड में 2-3 कंपनियां हैं जो बनाती हैं। जर्मनी की कंपनी है, हैनर कनेक्ट, वो है, चाइना में एक है, एक US में है। तो ये बनाती है 14.5 मीटर डायामीटर। अगर आप इसको फुट की टर्म्स में या स्टोरीज की टर्म्स में समझें तो 4.5 से 5 मंजिला बिल्डिंग आप समझ लें टनल। वो टनल बोरिंग मशीन से बनाया जाएगा। और इसमें टनल बोरिंग मशीन को हमें वर्टिकल शाफ्ट करके, क्योंकि टनल बोरिंग मशीन तो जहाँ बोरिंग होनी है वहाँ पे लगेगी ना। ठीक बात। तो वर्टिकल शाफ्ट बनाएंगे। तो 3 वर्टिकल शाफ्ट बन रहे हैं इसमें और 3 टनल बोरिंग मशीन अरेंज की जा रही हैं। तो एक वर्टिकल शाफ्ट बन रहा है, बॉम्बे के जो लोग वाकिफ हैं, गोदरेज की प्रॉपर्टी है विक्रोली में। करेक्ट। तो गोदरेज की प्रॉपर्टी में ही वो लैंड हम लोगों ने एक्वायर करी है, वो भी हो गई है। तो उसमें वर्टिकल शाफ्ट बन रहा है। जो शाफ्ट का साइज़ होता है वो करीब 30-40 मीटर साइज़ होता है, 40 बाई 40 मीटर इस टाइप का होता है। उसको वर्टिकल बोरिंग करके जिस लेवल पे हमें हॉरिजॉन्टल टनल बनानी है उस लेवल तक हम वर्टिकल बोरिंग करेंगे। फिर पार्ट बाई पार्ट टनल बोरिंग मशीन का हम उतारेंगे नीचे और नीचे असेंबल करके और फिर वो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करके आगे जाएगी। बहुत डिफिकल्ट है सर ये तो। यस, इट इज़ डिफिकल्ट। इज इट द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ दिस एंटायर? यस, दिस इज टाइम टेकिंग और चैलेंजिंग दोनों है। और इसमें ये भी ध्यान रखना क्योंकि ऊपर सी वाटर है, तो सीपेज नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। करेक्ट। और एक और स्टडी हुई, क्योंकि इसमें एनवायरमेंटलिस्ट को ये कंसर्न था कि ठीक है साहब आप नीचे से जा रहे हैं, लेकिन जब टनल बोरिंग मशीन चलेगी या बुलेट ट्रेन चलेगी तो उससे वाइब्रेशंस पैदा होंगे। तो ये जो फ्लेमिंगो जो होता है, ये जो मड होती है, ऊपर मड होती है ना, मड में जो कीड़े मकोड़े और मछलियाँ आती हैं उसको खाता है। तो उन्होंने कहा कि मड कवर डिस्टर्ब हो जाएगा वाइब्रेशन से। तो इसकी पूरी एक स्टडी कराई गई। हम लोगों ने वो स्टडी सबमिट करी कि TBM के ये वाइब्रेशंस होंगे
तो उससे मड जो कवर है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, तब वो हमें क्लियरेंस मिली इस पे। और मैं सोचता था कि ये बन क्यों नहीं रहा, वो बन क्यों नहीं रहा। सर एक चीज़ बनाने के पीछे कितनी स्टडीज़ लग जाती हैं सर। कितनी स्टडीज़ लगती हैं। कितना कुछ ध्यान रखना पड़ता है कि इंसान को तकलीफ ना हो, जानवर को तकलीफ ना हो, पक्षी को तकलीफ ना हो। Yes, but the good part is कि everything is done, all clearances और किसी को तकलीफ नहीं हुई है। और किसी को तकलीफ नहीं। बहुत ही बढ़िया सर। सर अब आते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट की तरफ। ये सेगमेंट को हम कहते हैं जेके सुपर अचीवर्स मोमेंट। इस सेगमेंट में जो मेरा सवाल है सर आपसे वो ये है कि ऐसा कोई दिन जिस दिन आप लोगों ने एक बहुत ही अनबिलीवेबल, मुश्किल, नामुमकिन सा टास्क अचीव किया हो और करने के बाद तकरीबन सारी टीम इमोशनल थी कि यार ये मजा आ गया करके, ऐसा कुछ बताइए सर। देखिए ऐसे मोमेंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट या इमोशनल, हार्ट टचिंग, अचीवमेंट वाली फीलिंग जो आई, हम लोगों को कोई भी प्रोजेक्ट है अल्टीमेटली जब ग्राउंड पे काम शुरू होता है तभी फील्ड टीम को और पूरी टीम को एक सेटिस्फेक्शन आता है। Correct. अब ग्राउंड पे काम शुरू करने के लिए आपको टेंडर करना है, जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं अवार्ड होगा एजेंसी ग्राउंड पे नहीं जाएगी। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फेज होता है किसी भी प्रोजेक्ट का। तो हमने पहली बार कंट्री के अंदर एक ये बड़ा लैंडमार्क डिसीजन लिया था और बहुत बड़ा रिस्क था। हमने एक सिंगल टेंडर, सिंगल वैल्यू टेंडर की 25,000 करोड़ थी। इतना बड़ा टेंडर किसी को नहीं मिलता। 25,000 करोड़ का टेंडर कंट्री में पहली बार हुआ था। किसी को मिला ही नहीं आज तक 25,000 करोड़ का टेंडर। हुआ ही नहीं। NHAI वगैरह या और ऑर्गेनाइजेशन DFC ने भी किया तो उनकी जो वैल्यूज थी वो 3,500-4 हजार करोड़ मैक्सिमम। या MTHL का जो सी लिंक वाला है वो शायद 9 या 10 हजार करोड़ का था। इस वैल्यू का इसमें सूरत से लेके बड़ौदा तक का बीच का वायाडक्ट प्लस 4 स्टेशन, ये हमने तय किया था कि एक सिंगल एजेंसी के लिए एक टेंडर हम रखेंगे 25,000 करोड़ का। कौन सी एजेंसी है सर वो? L&T को मिला ये काम। अच्छा। तो 25,000 करोड़ का ये टेंडर हमने किया और मुझे अचीवर मोमेंट आपने जब पूछा, अभी डेट याद है, 28 अक्टूबर 2020। इस दिन हमने इसका लेटर ऑफ अवार्ड इशू किया और इसमें सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन ये था कि हमने ये टेंडर 23 सितंबर 2020 को खोला था। टेंडर में 2 बिड थी, टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड। पूरी टीम को मैंने टारगेट दिया था और मेरा कमिटमेंट था VC नीति आयोग से कि उनसे मैंने कमिट किया था कि हम 31 अक्टूबर तक आपको पहला कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करके दे देंगे। और हमारा पहला कॉन्ट्रैक्ट था 25,000 करोड़ का। 23 सितंबर को ये खुला 2020 को। पूरी टीम दिन रात लगी रही, इंक्लूडिंग जैपनीज कंसल्टेंट थे इसमें। 2 बार हमें जायका जो फंडिंग एजेंसी थी उससे हमें कंकरेंस लेनी थी, टेक्निकल की और फाइनेंशियल की। नॉर्मली 3-4 हजार करोड़ के टेंडर फाइनलाइज होने में भी कम से कम 9 महीने से 12 महीने लगते हैं। और हमने ये टेंडर कितने टाइम में? हमने 35 डेज में टेंडर खोल करके अवार्ड किया। सो दिस वाज द बिगेस्ट मोमेंट बिकॉज दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट कि अब काम शुरू हो रहा है। सर अब बात करते हैं इस बारे में कि जिस दिन से बुलेट ट्रेन विल बी रनिंग, क्या रहेगा सर वो पूरा प्रोसेस? सेफ्टी के बारे में, किस तरह की एनर्जी कंज्यूम होगी, किस तरह कितना समय लगेगा, हमारा क्या विजन है बुलेट ट्रेन जिस दिन हम ग्राउंड पे उतार देंगे उस दिन से? देखिए अभी जब प्रोजेक्ट कंसीव हुआ था और जो वर्तमान स्थिति है उसमें काफ़ी अंतर आ गया। कोविड सबसे बड़ा डिस्टर्बिंग फैक्टर था, लैंड एक्विजिशन का फैक्टर था, बट आज की तारीख में प्रोजेक्ट बिल्कुल स्मूथ है और सारा एक्विजिशन वगैरह हो चुका है। इनफैक्ट जब हमने प्रोजेक्ट शुरू किया गुजरात में 98% जब एक्विजिशन हो गया था तब हमने प्रोजेक्ट शुरू किया था। अच्छा, गुजरात में 98% हो चुका था? हो चुका था जी। जब हमने पहला कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है तो 98%, जब मैं कह रहा हूँ एक्विजिशन, तो हमने सारी जो ऑब्स्ट्रक्शंस यूटिलिटीज़ थी वो भी सब क्लियर कर दी थी। ठीक। 17 का प्रोजेक्ट लॉन्च होने के बाद 17 में हमने 2 साल में सारी यूटिलिटीज़ क्लियर कर दी, करीब 1600 प्लस यूटिलिटीज़, इलेक्ट्रिक लाइन, टेलीफोन लाइन, गैस लाइन, इंक्लूडिंग कुछ ONGC के वेल्स थे भरूच के पास में, उनको प्लग कराया। तो वो सारा हमने जो है 1600 प्लस यूटिलिटीज़ को हमने हटाया था। कॉन्ट्रैक्टर जब मोबिलाइज हुआ है तो उसको पूरा 17.5 मीटर की स्ट्रिप बिल्कुल
क्लियर मैदान था काम करने कोई उसको कॉन्फ्लिक्ट नहीं था वहाँ पे, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था पूरा काम सर। अब अगर आज बुलेट ट्रेन चल रही है, मानिए आज बुलेट ट्रेन चलना शुरू हो गई, तो कैसी रहेगी वो जर्नी, क्या जर्नी रहेगी सर? देखिए इसमें जो आपने पूछा, जब शुरुआत होगी, अभी चूंकि टनल पे अभी हम लोगों ने बात करी है, और सबसे बड़ा टाइम टेकिंग जो कॉन्ट्रैक्ट है वो यही है, 5 से 5.5 साल इसमें लगेंगे। तो आप अभी 23 में अवार्ड हुआ है क्योंकि ज़मीन अभी मिली उसकी, कुछ लिटिगेशन थे वो सब क्लियर हो करके, तो 28 हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी इट इज़ टू अर्ली टू डिसाइड, लेकिन शायद ये किसी अप्रोप्रिएट समय में मंत्रालय निर्णय लेगा कि गुजरात का पोर्शन पहले चालू कर दें, क्योंकि गुजरात में पहले काम शुरू हुआ है। हाँ। उसके टेक्निकल इश्यूज़ हैं कि उसका कंट्रोल सेंटर में पार्ट बाय पार्ट करना पड़ेगा, उसके कई इश्यूज़ हैं। ऐसा नहीं है कि हमने खाली कहा कि आप पार्टली खोल दीजिए तो खुल गया। कंट्रोल सेंटर, क्योंकि ये सारा सेंट्रलाइज कंट्रोल है, ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर साबरमती में बनेगा। हाँ। तो अभी जब प्रोजेक्ट कंसीव हुआ था तो 1 सिंगल प्रोजेक्ट का ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर था। अगर आप उसको पार्ट में करोगे तो उसको अलग अलग कुछ उसकी टेक्निकलिटीज़ आएंगी, उसको अलग करना पड़ेगा। पर मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच है, कि संभवतः गुजरात का पोर्शन पहले शुरू हो जाए और पूरा अहमदाबाद से बॉम्बे, चूँकि टनल थोड़ा का समय लग जाएगा आ गया तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। पर एक बार जब शुरू होगी तो ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जो भी हमारे पैसेंजर पब्लिक होगी उनको लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा ये। इस प्रकार की ट्रेन, इस प्रकार के कोचेस, इस प्रकार की स्पीड, आप मतलब टेस्ट कर सकते हो। ट्रेन में बैठ करके पानी का गिलास रखोगे आप टेबल के ऊपर, पानी छलकेगा नहीं, हिलेगा नहीं। 320 की स्पीड पे गाड़ी चल रही होगी। हाँ। और इसमें पूरा आता है आपको। हाँ। कोच में बैठ करके आप देख सकते हो कि गाड़ी किस स्पीड पे चल रही है। हाँ। सेफ्टी फीचर्स इसमें बहुत स्ट्रांग है, जैसे नेचुरल डिजास्टर्स का इसमें एक पहली बार जापानीज से हम लोग सहयोग करके ले रहे हैं। अर्थक्वेक में, क्योंकि आप इमेजिन करो कि 320 पे गाड़ी चल रही है और अर्थक्वेक आ गया और पिलर हिल गया, और जापानीज एक्सपर्ट है अर्थक्वेक पे। और जापानीज एक्सपर्ट हैं। तो हाँ। इसके लिए पूरा सीस्मोमीटर लगाए गए हैं, सीस्मिक वेव्स डिटेक्टर्स बोलते हैं। पूरे 508 किलोमीटर में 22 डिटेक्टर्स हैं। अब वो कैसे डिटेक्ट करते हैं, 1 मिनट में लूँगा आपको बताने के लिए। ये जो पूरा एरिया है हमारा बॉम्बे अहमदाबाद का, इसके पास 3 अर्थक्वेक जोन्स हैं। एक भुज का आपने सुना होगा, वो है। एक लातूर है, लातूर में अर्थक्वेक आया, और एक कोयना है। तो हम लोग कोयना, भुज और लातूर के पास में हमने आइडेंटिफाई किया है लोकेशन। वहाँ पे हम सीस्मोमीटर लगाएंगे, 2-2 हर जगह। एक फेल हो जाए तो दूसरा काम करे। तो ऐसे 6 सीस्मोमीटर, तो 2-2 हम ये 3 जगह लगा रहे हैं। और 22 सीस्मोमीटर हम अलोंग द पूरे ट्रैक के अलाइनमेंट वो लगा रहे हैं। अब ये वर्क कैसे करेगा? अर्थक्वेक की एक फिलॉसफी होती है, इसमें 2 वेव्स होती हैं। जब अर्थक्वेक आता है तो उसकी 2 वेव होती हैं, एक प्राइमरी वेव होती है, एक सेकेंडरी वेव होती है। हमेशा जो डैमेज होता है वो सेकेंडरी वेव से होता है। अच्छा, प्राइमरी वेव से डैमेज नहीं होता। और प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव के बीच में 70 से 90 सेकेंड का अंतर होता है। अच्छा, पहले प्राइमरी वेव बनती है। हाँ। उसके बाद में 70 से 90 सेकेंड, कभी कभी 1 मिनट के बीच में सेकेंडरी वेव बनती है। हाँ। डैमेज सेकेंडरी वेव करती है। तो हाँ। पूरी जो फिलॉसफी है वो इस पे निर्भर है कि जैसे ही ये, चूंकि ये एपिसेंटर्स के आसपास हैं ये 3 जगह जो मैंने बताई, तो जैसे ही वहाँ पे अर्थक्वेक जनरेट हुआ, प्राइमरी वेव जनरेट हुई, तो ये सीस्मोमीटर इसको सेंस कर लेगा। और ये तुरंत जो हमारे 22 लगे हुए हैं सीस्मोमीटर, उसको सिग्नल भेज देगा, अलर्ट कर देगा कि भाई प्राइमरी वेव जनरेट हो गई है। और जैसे ही ये इसको सिग्नल मिला, ऑटोमेटिकली OHE जो ऊपर से करंट आ रही है वो बंद हो जाएगी। और वो बंद हो जाएगी तो गाड़ी रुक जाएगी। मतलब 70 सेकंड लगेंगे, 78 सेकंड लगेंगे गाड़ी को रुकने में। तो ये माना जाएगा कि जब तक सेकेंडरी वेव आएगी, क्योंकि टाइम लैग है प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव में, तो ये गाड़ी रुक चुकी होगी अपनी जगह पे। तो मिनिमम डैमेज होगा। करेक्ट। जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज होगा उसका तो वही है, लेकिन कोई कैजुअलिटी नहीं होगी। और यही वजह है कि जापान में 1964 से लेके आज तक बुलेट ट्रेन पे नॉट इवन ए सिंगल कैजुअलिटी। 1964 से लेके आज तक वहाँ एक भी कैजुअल्टी हुई नहीं, कैजुअल्टी बुलेट ट्रेन में नहीं हुई है। और जबकि वहाँ तो अर्थक्वेक घंटे के हिसाब से आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं वहाँ पे। तो ये एक यूनिक फीचर है। दूसरा विंड का है कि अगर बहुत
तेज स्पीड से विंड आ रही है तो उसके लिए अलग से एनीमोमीटर लगे हुए हैं और अरेंजमेंट ये है कि अगर 108 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा स्पीड की विंड आ रही है बिकॉज देन इट कैन ऑफलोड द करेक्ट तो अगेन सेम सिस्टम ट्रेन ओसीसी में सिग्नल चला जाएगा और ट्रेन रुक जाएगी। अच्छा रुक जाएगी कम स्पीड नहीं होगी, रुक जाएगी। अगर 108 किलोमीटर की से ज़्यादा की विंड स्पीड है तो ट्रेन रुक जाएगी। अच्छा इसी तरीके से रेन का बहुत ज़्यादा इशू नहीं है लेकिन रेन गेजेस लगे हुए हैं 5 जगह तो रेन का इसी तरीके से कि और ऐसे ही चूंकि इंडिया में टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा है करेक्ट तो ये 4 नेचुरल डिजास्टर होते हैं जी 3 मैंने आपको बताया, चौथा टेम्परेचर का। जी टेम्परेचर में क्या होता है रेल एक्सपेंड होती है और कॉन्ट्रैक्ट होती है और रेल फ्रैक्चर पे आपने सुना भी होगा काफ़ी केसेस होते हैं। इसमें रेल टेम्परेचर सेंसर्स लगे हुए हैं और रेल टेम्परेचर सेंसर -5 से +70 तक वो कंटिन्यूस बेसिस पे टेम्परेचर रेल का मॉनिटर करता रहेगा और अगर इस रेंज के बाहर गया तो फिर डिपेंडिंग अपॉन किस रेंज पे जा रहा है या तो स्लो स्पीड कर दी जाएगी या गाड़ी रोक दी जाएगी। तो ये 4 तो नेचुरल डिजास्टर के हैं इसमें अरेंजमेंट। बाकी ये सारा ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल सिस्टम है। आपको जो सिग्नल हरा लाल पीला दिखता है वो इसमें नहीं है, वो मेट्रो में भी नहीं है। अच्छा देयर विल बी नो लाइन साइड, हम टेक्निकल टर्म में उसको लाइन साइड सिग्नल बोलते हैं। तो कोई पोल के ऊपर लाल हरा पीला सिग्नल नहीं दिखेगा, सब ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल है और एक सेंटर है साबरमती में, वहां से सारा कंट्रोल होगा। तो सिग्नलिंग कैसे करते हैं सर इसकी? इसमें ऑडियो फ्रिक्वेंसी ट्रैक सर्किट होता है। ऑडियो फ्रिक्वेंसी, इसको DSATC बोलते हैं, डिजिटल सिस्टम ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल सिस्टम। तो DSATC बोलते हैं और बेसिकली ये ऑडियो फ्रिक्वेंसी होता है। तो आप जैसे मैं बोल रहा हूँ तो कुछ फ्रिक्वेंसी जनरेट हो रही है, बिल्कुल। तो ऐसी जब ट्रेन चलती है तो कुछ फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है, तो वो कोडर होते हैं जो ट्रैक साइड में लगे होते हैं। अच्छा, ऑडियो फ्रिक्वेंसी का कि यहाँ सबसे ज़्यादा उसकी है, धीरे 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 वो कम होती जाएगी। तो इसकी फ़िलॉसफी ये है कि ये जो फ्रिक्वेंसी सिग्नल आ रहे हैं जब तक ये रिकॉग्नाइज हो सकते हैं वहाँ तक हमने लिया और वहाँ पे फिर एक बूस्टर और लगा दिया। अच्छा, ताकि फिर वो सिग्नल बढ़ जाए। इस तरीके से तो ये करीब 1 से 1.2 किलोमीटर की एक लेंथ होती है, उसको ट्रैक सर्किट लेंथ बोलते हैं। करेक्ट। तो आप ये इमेजिन करो 508 किलोमीटर, इसको 1 to 1.2 किलोमीटर के टुकड़ों में तोड़ दिया हमने। ठीक है। अब आपकी एक ट्रेन आगे चल रही है, वो ट्रेन आगे चल रही है, मान लो किसी वजह से वो रुक गई ट्रेन, तो वो किसी एक ट्रैक सर्किट पे रुकी हुई है। ठीक है। अब जब ये रुकी हुई है तो इससे वो ऑडियो फ्रिक्वेंसी कैप्चर करेगा कोडर, पीछे के ट्रैक सर्किट्स में भेजेगा। जो पीछे इसके ट्रेन है उसको पता पड़ जाएगा, उसके ट्रेन में जो है कॉइल लगी हुई है वो इस सिग्नल को कैच करेगा। और ये सॉफ्टवेयर में डेवलप्ड है कि भाई 2 ट्रेन के बीच में 2 किलोमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, 3 किलोमीटर का होना चाहिए। ठीक है। मजे की बात ये है इस पूरे सिस्टम में कि अगर ये ट्रेन यहाँ खड़ी है और 2.5 किलोमीटर का गैप होना चाहिए, 2.5 या 3 किलोमीटर का रखते हैं क्योंकि इसका ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है वो 3 किलोमीटर है। करेक्ट। 3 किलोमीटर पीछे का जो ट्रैक सर्किट है उसमें ये सिग्नल कैप्चर होकर के आ जाएगा कि 3 किलोमीटर आगे ट्रेन खड़ी है, तो पीछे वाली ट्रेन इस ट्रैक सर्किट पे रुकनी है। ठीक है। अब ये ड्राइवर कंट्रोल नहीं है, ये ऑटोमेटिक कंट्रोल है और ये ऑटोमेटिक ब्रेकिंग हो जाएगी, गाड़ी रुक जाएगी वहां पे। ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल में और इसमें ये डिफरेंस है, ड्राइवर होता है करेक्ट, लेकिन वो सिस्टम ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग कर देगा और जहाँ पे उसको रुकनी है ट्रेन को वहाँ पे रुक जाएगी। ड्राइवर इसलिए कि कभी सिस्टम फेल हो जाए? नहीं, ड्राइवर इसलिए है कि जब वो स्पीड कम होती है और स्टेशन पे रुकना होता है तब वो आई थिंक 120 या 150 के नीचे जब आती है तो मैनुअल कंट्रोल पे चला जाता है ताकि वो स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे डेजिनेटेड प्लेस पे रोक सके ट्रेन। समझ गया सर। सर एक सवाल मेरे जहन में जो उठा है वो आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने बताया कि इसका ब्रेकिंग डिस्टेंस 3 किलोमीटर का है, मतलब 3 किलोमीटर पहले ब्रेक लगाएंगे, थोड़ा ज़्यादा है, ब्रेक लगाना शुरू करेंगे तो 3 किलोमीटर तक रोकेंगे आप एक सही तरीके से, एक ताकि कंफर्टेबल तरीके से। ये इमरजेंसी ब्रेकिंग डिस्टेंस है। अच्छा, अगर मैं अभी लगाऊंगा तो 3 किलोमीटर पर रुकूंगा, ऐसा? इमरजेंसी है, अगर इमरजेंसी ब्रेक लगाऊंगा। नॉर्मल ब्रेकिंग डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा है, वो करीब 18 और ये 3 किलोमीटर ये कितने समय में 3 किलोमीटर हो जाएगा? 78 सेकंड, जो कि हमारा अर्थक्वेक का भी है। अर्थक्वेक का भी सेम है। करेक्ट। और ये जो सिग्नलिंग फिनोमिना है सर, ये मैं थोड़ा इसको ऐसे इमेजिन कर रहा हूँ जब आप बात कर रहे थे कि छोटे पे बच्चे जो होते हैं गाँव के, वो ट्रेन पे पटरी पे कान लगा के सुनते कि ट्रेन आवाज आती है,
आ रही वही है बेसिकली, उसकी फ्रीक्वेंसी को पिकअप हमने करता है साइंस बना के। और जी जी जी, क्या बात है सर, मजा आ गया सर, गजब हो गया ये जापानीज टेक्नोलॉजी है। हाँ, बाकी जगह दूसरी टेक्नोलॉजी है, ये हाँ, जापानीज टेक्नोलॉजी है और हम इसी को यूज कर रहे हैं यहाँ इस बुलेट ट्रेन में। हम यही यूज कर रहे हैं सर। हमारा और जापान का जो रिश्ता इस ट्रेन पे लेके रहा है, उसके बारे में कुछ बताएं सर। क्या रहा, हमने जापान से क्या सीखा, जापान ने हमसे कुछ सीखा, कैसा रहा सर? जापान से हमने बहुत कुछ सीखा, स्टार्टिंग फ्रॉम प्लानिंग। जिस तरीके की जापानीज प्लानिंग करते हैं, बिल्कुल माइन्यूट प्लानिंग। मैं आपको बताऊं, ये जो 25,000 करोड़ का मैंने अभी बात करी, टेंडर किया, आप इमेजिन नहीं कर सकते इसकी पूरा, क्योंकि टेक्निकल डिजाइन सारा जापानीज का था। इवन कॉन्ट्रैक्टर्स सरप्राइज थे कि इतना ज़्यादा डिटेल आप लोग कैसे दे सके। करीब 30,000 ड्राइंग हमने कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए इसमें लगा के दी थी। 30,000 ड्राइंग, 30,000 ड्राइंग करी। तो इस स्केल का काम था, इस स्केल की प्लानिंग थी, और जापानीज और ज़्यादा करना चाहते थे। हमने कहा नहीं भाई, हम इसको, अब हमें टेंडर करना है तो इसको बाद में हम दे देंगे, अब इसको टेंडर स्टेज पे। बहुत मेटिकुलस प्लानिंग करते। मीटिंग NHSRCL में जापानीज के रहने से, और वो हम लोगों में सब में ये हो गया, मीटिंग आपकी 2 मिनट पहले शुरू होगी, 2 मिनट बाद में नहीं शुरू हो सकती। अच्छा, ये उनका कल्चर है। 11 बजे की मीटिंग है, जापानीज का बड़ा स्ट्रॉन्ग कल्चर है, और बड़ा हायरार्की वाला कल्चर है उनका। लगता है बहुत ही हायरार्की और फॉर्मल, वो हम लोगों ने सीखा। अगर 11 बजे मीटिंग है तो उनका जूनियर मोस्ट बंदा मीटिंग में 10:30 बजे आके बैठ जाएगा, और जो सीनियर मोस्ट बंदा है उस मीटिंग को एड्रेस करना है, वो भी 5 मिनट पहले मीटिंग रूम में आ जाएगा। और हमारे यहाँ जाने देते हैं। तो ये हमने उनसे सीखा, मेटिकुलस प्लानिंग, प्रेजेंटेशन। आप, आई एम सरप्राइज, और कुछ हमने कोशिश करी अपने यहाँ इन चीज़ों को फॉलो करने की। डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम, आप हमारे यहाँ तो अनफॉर्चुनेटली आज आप कुछ डॉक्यूमेंट बनाओ, 6 महीने बाद बड़ा एक गोते लगा के रिकॉर्ड में मिल जाए तो मिल जाए। जापानीज 10 साल पुराना आपको निकाल के दे देगा 2 मिनट के अंदर, कि ये आपने तब ये बात कही थी और ये देखिए ये रहा डॉक्यूमेंट। तो अब हमने कोशिश करी है और काफ़ी हद तक कामयाब हुए उसमें। करेक्ट, डॉक्यूमेंटेशन में सारा हमने इलेक्ट्रॉनिकली कर दिया वहाँ पे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने सीखी उनसे। सर ये पूछना चाहूँगा आपसे कि जापानीज इस प्रोजेक्ट पे बहुत कुछ लेके आए, इस प्रोजेक्ट से वो लेके गए क्या सर? लेके जाने के लिए जो जिस स्केल पे हम बात कर रहे हैं, वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए कुछ नया है। करेक्ट। हम लोगों ने बात करी 463 किलोमीटर वायाडक्ट बनाना है। और जब हम टारगेट सेट कर रहे थे तो ये था कि भाई ये सिविल का काम सारा 4.5 साल में हो जाना चाहिए। हमने 4 साल रखा था इसका, 25,000 करोड़ का। 237 किलोमीटर एलिवेटेड लाइन इन 4 ईयर्स। तो वो कन्वेंशनल वे जिस तरीके से जापानीज अपने यहाँ काम करते हैं इतने, उसमें ये संभव नहीं था, एंड दे वर वेरी डाउटफुल। अच्छा, उनको नहीं लग रहा था कि हम कर ये सकते कैसे होगा। हमने कहा नहीं, हम करेंगे, क्योंकि हमें टारगेट दिया गया था कि आपको ये प्रोजेक्ट जल्दी करना है। तो उसके हिसाब से ये प्लानिंग ही नहीं होगी, आप प्लान ही आगे का करोगे तो कैसे होगा। करेक्ट। तो हमने कहा भाई 4 साल में तो ये करना ही पड़ेगा। तो हमने बाकी जगह भी स्टडी किया, ताइवान में हाई स्पीड बनी है, चाइना में काफ़ी काम हुआ है हाई स्पीड में। तो वो लोगों ने फुल स्पैन लॉन्चिंग, पूरा गर्डर एक जगह कास्ट करके, और फिर उसको वो कैरियर लॉन्चर सिस्टम से लॉन्च करते हैं। ये क्या हुआ सर, मतलब पूरा गर्डर एक जगह बन गया? एक जगह एक कास्टिंग यार्ड प्लेटफॉर्म बन गया। नहीं, पूरा गर्डर एक 40 मीटर का पूरा बन गया। एक प्लेटफॉर्म पूरा बना लिया हमने। प्लेटफॉर्म नहीं, ये गर्डर है पूरा। गर्डर मतलब 4 मीटर, करीब 4.5-5 मीटर डेप्थ, और करीब 4 मीटर चौड़ा, और ऊपर डेक पे जो है वो करीब 12 मीटर चौड़ा। अच्छा। इसकी अकेले की एक 40 मीटर गर्डर की करीब 1100 टन वजन है। तो इसको एक जगह हमने कास्टिंग यार्ड में कास्ट कर दिया। ठीक। अब कास्ट करके इसको हम उठा के लेके आएंगे, और जो हमारा अलाइनमेंट के बगल में हम कास्टिंग यार्ड बनाते हैं, अलाइनमेंट पे ला करके 2 पिलर के बीच में रखेंगे। इसके ऊपर कैरियर रखा हुआ है और उसके आगे लॉन्चर है। करेक्ट। तो कैरियर जो है वो टायर है, शायद 64 टायर्स हैं कैरियर में, क्योंकि 1100 टन लाना भी है। उसके ऊपर ये गर्डर रखा जाता है। करेक्ट। और ये गर्डर उसको लेकर के जो ऑलरेडी इरेक्टेड गर्डर है उसके ऊपर मूव करता है। तो आप ऐसे इमेजिन करो कि 1 किलोमीटर सपोज गर्डर रखे गए हैं। हमारा वायर्ड जो बेस डिपो है वो 1 किलोमीटर पीछे है। इस पे से हम लाए गर्डर,
रखा कैरियर लॉन्चर पे, कैरियर पे लॉन्चर ऑलरेडी आगे गया हुआ है और उस स्पैन पे खड़ा है जहाँ पे कि अभी गर्डर रखा जाएगा। अब ये कैरियर जो है इसको लेके जा रहा है 1 किलोमीटर तक, ये सेल्फ प्रोपेल्ड है, खुद चल के जाएगा, खुद से पहुंच जाएगा, मोटर लगी हुई है उस पर चल के जाएगा। 1 किलोमीटर आगे जो लास्ट स्पैन है वहाँ ये खड़ा हो जाएगा। अब लॉन्चर जो है वो इस पे से फिर उठाएगा गर्डर को और आगे वाला जो खाली स्पेस है उसमें रख देगा। तो इस तरीके से एक एक गड्ढर रखते जाते हैं, आगे चलते चले जाते हैं। ठीक। तो हमने कहा हम ये टेक्निक का यूज करेंगे। सो दिस वाज समथिंग न्यू फॉर जापानीज। वो क्या करते थे सर? वो सेगमेंट बाय सेगमेंट बनाते हैं। अच्छा। एक जैसे मेट्रोज में हो रहा है, मेट्रो में आपने देखा होगा सेगमेंट बनाते हैं 3-3 मीटर के, फिर उसको स्टिच करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। हम लोग वो भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्राइमरी जो है कंस्ट्रक्शन ये फुल स्पैन लॉन्चिंग। करेक्ट। अब इसके लिए जो इलेबोरेट अरेंजमेंट डिपो में होता है, जो कास्टिंग यार्ड जिसको बोलते हैं, मुझे बताया गया, मैं तो रिटायर हो गया था, फिर मुझे बताया गया कि अभी प्राइम मिनिस्टर टू जापान के एडवाइज़र आए हुए थे, तो ही वाज सरप्राइज्ड कि ऐसे भी काम होता है। तो उन्होंने पूछा अपने लोगों से कि हम लोग ऐसे क्यों नहीं करते जैसे ये कर रहे हैं, क्योंकि एक 60 किलोमीटर का वायडक्ट इतनी जल्दी बना देना, सही बात। आप अगर स्केल से एज्यूम करो दोनों टेक्नोलॉजी में, दिल्ली मेट्रो 1998 में शुरू हुई थी, अभी 25 साल होने को आ रहे हैं, और करीब 350-350 किलोमीटर का नेटवर्क है टोटल। ये हम लोग 5 साल में 463 किलोमीटर का नेटवर्क बनाने की बात कर रहे हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस। तो जो अभी तक की टेक्निक थी जो इंडिया में यूज़ हो रही थी, सेगमेंटल कास्टिंग बोलते हैं, 3-3 मीटर के सेगमेंट बनाना, उसमें एक हफ्ते में 1 से 2 गर्डर तैयार हो पाता है मैक्सिमम। इसमें हम लोग एक दिन में 2 से 2.5 गर्डर कर रहे हैं। सो ये स्पीड का अंतर है, ये जापानीज देख के। हाँ, और ये इसका एक और एलिमेंट बताऊंगा, ये मशीन इंडिया में नहीं बनती थी। अच्छा। तो आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट एंड एडमायर L&T, उन्होंने इसको चैलेंज लिया और इंडिजिनसली उनकी जो मैकेनिकल विंग है उसने इसको कुछ मशीन बाहर से लेके आए और अपनी यहाँ भी लॉन्चर, कैरियर एंड लॉन्चर पूरा सिस्टम यहाँ पे इंडिया में उन्होंने डेवलप किया। अच्छा, उन्होंने खुद का, हमने फिर से बनाया है, खुद का डेवलप किया है। तो ये एक मेक इन इंडिया का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें जापानीज हमसे हमारी ग्रिड तो सीख के गए कि हमें ये तो है कि तो ये हमने किया है, ये काफ़ी अच्छा काम हुआ है इसमें कैरियर लॉन्चर का। सर हमारे पास अभी हिंदुस्तान में एक भी ट्रेन सेट है बुलेट का जो हम टेस्ट, एक भी नहीं है अभी तक? धीरे धीरे आएंगे। अभी हमने कुछ ट्रेन सेट हम मंगा रहे हैं। टोटल प्रोजेक्ट के बिगनिंग में 24 सेट्स आने हैं। ये चूंकि इसकी कोई भी टेक्नोलॉजी अभी कंट्री के पास नहीं है, पर्टिकुलरली जो शेल बनता है, जो बॉडी होती है, करेक्ट, बॉडी एल्युमिनियम बॉडी है। इंडिया में एल्युमिनियम मिलती है, लेकिन ये डबल स्किन शेल है। डबल स्किन शेल का मतलब है कि 2 स्किन है और 50 mm का दोनों, 2 इंच का दोनों में गैप है। वो इसलिए कि एयर इज द बेस्ट नॉइज एब्जॉर्बर। करेक्ट। तो आपने 2 स्किन लगा दी और बीच में ये एयर इंसुलेशन है इसका, तो ये डबल स्किन शेल है। ये इंडिया में नहीं बनता। अच्छा अच्छा। प्लस ये पूरा का पूरा जो पूरा शेल है ये अंदर से प्रेशराइज्ड होगा। तो ये मतलब पूरा लीक प्रूफ है, इससे कोई भी एयर लीक नहीं हो सकती, कुछ नहीं है। पूरा का पूरा इनक्लोज शेल होता है। उसको इसलिए रखते हैं प्रेशराइज, क्योंकि इतनी स्पीड पे अगर आप चल रहे हो, तो आपने एयरक्राफ्ट में भी ट्रैवल किया होगा, तो जब वो उड़ता है तो कान में दिक्कत होती है। और पर्टिकुलरली ये इफेक्ट जो है, अगर टनल के अंदर से ट्रेन जा रही है इस स्पीड पे, तो बढ़ जाता है। तो उसको कम करने के लिए ये पूरी प्रेशराइज्ड बॉडी है अंदर से, और कोच के अंदर का जो प्रेशर है वो करीब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं, ताकि आपको कान में प्रेशर महसूस ना हो। तो ये इसका रोलिंग है। तीसरा इसमें एक बहुत अच्छा फीचर है, वो सिर्फ जापानीज रोलिंग ट्रेन सेट्स में है, लर्च कंट्रोल का। जब आप कर्व में जाते हो तो कर्व में आपको झटका लगता है, बिल्कुल। तो इन्होंने लर्च कंट्रोल डिवाइस लगाई हुई है, सीट के नीचे सेंसर है। वो उतना ही आपको नहीं, उसको मैं आपको समझाता हूँ। वो सेंसर है, तो जब वो कर्व पहुंचने वाला होगा, जैसे ही ट्रेन सेट थोड़ा सा फील करेगा, तो ये सेंसर सिग्नल एक्चुएट करेगा। और नीचे कोच के नीचे सिलेंडर लगा हुआ है। तो आप ये मान के चलो कि अगर
ट्रेन को ऐसे बाहर भागना है, तो आपको झटका तब लगेगा जब ट्रेन की बॉडी बाहर भागेगी। करेक्ट, हाँ। तो वो बाहर भागने से पहले सिलेंडर इसको पुल कर लेगा, खींच लेगा अपनी तरफ, पीछे खींच लेगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आया कि नहीं आया। तो ये लर्ज कंट्रोल अरेंजमेंट और ये ऑटोमेटिक है इसमें, ये सिर्फ जापानीज ट्रेन सेट्स में। अब हमारे यहाँ या सर रोलिंग स्टॉक आप बता रहे थे, रोलिंग पूरा एज इट इज आएगा। हाँ। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस समय, मैगलेव को अगर अलग कर दें, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जापान में भी इस समय 320 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड है, E5 उनकी सीरीज है, वही हमारे यहाँ आएगी। सर टेक्निकल जेके सुपर अचीवर्स मूवमेंट आपसे पूछना चाहूँगा, ऐसा जो टेक्निकल था कि ये टेक्निकली ये काम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था, नहीं हो पाता, हमने वो जो करा वो ऐसा कुछ अगर आपसे पूछना चाहूँ? वो मैं आपको इसमें एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि हमें कुछ जगह इंडियन रेलवेज के साथ में क्लब करना था। करेक्ट। तो बड़ौदा हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। सारा अलाइनमेंट जापानीज़ ने डिज़ाइन किया। हाँ। और बड़ौदा में क्या था, अगर थोड़ा सा आइडिया हो, बड़ौदा में टोटल 7 प्लेटफॉर्म है, 1 से 6 तक ऐसे हैं सीरीज़ में, और 7वां थोड़ा अलग है। तो हमारा जो अलाइनमेंट आ रहा था वो 6 नंबर की तरफ आ रहा था, और पूरा हमें यार्ड क्रॉस करके और फिर इस तरफ आना था, दूसरी तरफ पूरा यार्ड क्रॉस करके। और ये ऐसा कुछ बन रहा था कि इसके अलावा और कोई अलाइनमेंट पॉसिबल नहीं है। 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे आओ पहले, वहां से पूरा 6 प्लेटफॉर्म क्रॉस करो, करेक्ट, यार्ड पूरा क्रॉस करो, और फिर दूसरी तरफ आओ, क्योंकि बाकी लैंड अहमदाबाद की तरफ, वो दूसरी तरफ। हाँ। तो इसमें 220 मीटर का एक सिंगल गर्डर आ रहा था। हाँ। 220 मीटर स्पैन का, क्योंकि नीचे तो इंडियन रेलवे के ट्रैक हैं। हाँ। आप उसमें सपोर्ट नहीं रख सकते। हाँ। 220 मीटर का मेन स्पैन था। सेकेंडरी स्पैन अप्रोच वाला एक 120 मीटर का था और एक 100 मीटर का था। अब इसका डिजाइन और लॉन्चिंग, इट वाज ए बिग चैलेंज फॉर बोथ। हमारे लिए तो था ही, जापानीज के लिए भी बहुत। एवरेज गर्डर में 40-50 मीटर का होता है नॉर्मली। हम लोगों ने वैसे 130 मीटर तक के गर्डर इस प्रोजेक्ट पे यूज कर रहे हैं। करेक्ट। हाईवे की क्रॉसिंग में हम लोग यूज कर रहे हैं। पर 220 मीटर का गर्डर जब जापानीज ने उसका डिजाइन किया, तो आप उसकी डेप्थ एज्यूम नहीं कर सकते। 50 मीटर डेप्थ आ रही थी। 50 मीटर की डेप्थ आ रही थी एक गर्डर की। मतलब इमेजिन, अगर सिडनी का आपने जो सिडनी हार्बर ब्रिज देखा हो, तो उससे भी बड़ा, उससे भी बड़े डेप्थ की। अब ये सवाल आया कि इसकी लॉन्चिंग कैसे करेंगे। तो जब चेक किया तो वो एयरपोर्ट रिस्ट्रिक्शन जोन में आ गया, उसके फ्लाइंग जोन में आ गया, वो उसकी परमिशन नहीं मिले। तो हम लोग, एक एफर्ट तो ये चल ही रहा था, जापानीज केम अप विद देयर ओन सॉल्यूशंस, एंड दे केम अप विद अ सॉल्यूशन कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, पूरे गर्डर को ऐसे हॉरिजॉन्टली करेंगे, फिर एक हिंज पे रोटेट करके करेंगे। ये करीब 1.5 साल तक हम लोगों का टेक्निकल डिस्कशन होकर चलता रहा। साइड बाय साइड हमने अपनी टीम को कहा कि भाई इसका कोई अल्टरनेटिव सोचने की कोशिश करो। ये मुझे लग रहा है कि एक असंभव सा काम हो जाएगा, और कहीं भगवान ना करे कोई फेलियर हो गया, नीचे से गाड़ियां पास हो रही हैं इंडियन रेलवे की, मेजर डिस्ट्रक्शन, मेजर डिजास्टर हो जाएगा। इसको हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। आई मस्ट एडमायर माई टीम एंड कॉम्प्लीमेंट माई टीम। साइलेंटली वो लोग लगे रहे। मैं कहा इसका पूरा सर्वे करो, और इसका सोल्यूशन एक यही है कि यार्ड पे पूरा क्रॉस करने की बजाय अगर हम कुछ ऐसा कर सकें कि जहाँ खाली 2 ही ट्रैक हैं इंडियन रेलवे के, वहाँ से क्रॉस कर जाए और पूरा अलाइनमेंट हम नया बना सकें, तो ऐसा कुछ सोल्यूशन निकालो। उनको बेचारे वो पूरी आइटनरी करते रहे। 1-1.25 साल बाद, तब तक जापानीज ये अपना डिज़ाइन का करते रहे। देन करीब 1.5 साल बाद मेरा जो CPM था, ही केम कि सर कुछ एक सोल्यूशन मिल गया। उन्होंने पूरा दिखाया, कुछ हम लोगों ने डिस्कशन किया, फिर हम कन्विंस हुए कि यस, अल्टरनेटिव इज पॉसिबल। और ये ओरिजिनल फीजिबिलिटी में भी यही था, बाद का जो फाइनल अलाइनमेंट हुआ उसमें भी यही था। पर जब हमारे इसने निकाला, हमारे CPM और वहाँ की फील्ड की टीम ने, बड़ौदा की टीम ने निकाला, तो हम लोग बड़ौदा के बॉम्बे एंड पे ही क्रॉस करके, और कुछ रिलायंस के पेट्रोल के वो थे टैंक वगैरह, वो हमने कहा हम शिफ्ट कर लेंगे। कुछ इश्यूज वहाँ पे भी थे, पर वो मैनेजेबल थे। वो पूरा निकाला, और 2019 में फिर हमने एक ये प्रेजेंटेशन किया। तब तक जापानीज पूरे उनके इतना डिफिकल्ट था कि वो ये कह रहे थे कि हमारे ही कॉन्ट्रैक्टर आके ये काम कर सकते हैं, विच आई एग्रीड। भाई इतना बड़ा काम हमारे यहाँ लोगों को अनुभव नहीं है। तो उनकी कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंसी भी आ गई थी, उन्होंने भी पूरा सर्वे कर लिया था।
फिर जब एक दिन हम लोगों की फिजिकल मीटिंग हो रही थी 2019 में, तो मैंने कहा कि वी आल्सो हैव ए अल्टरनेटिव। तो मैंने अपने सीपीएम को कहा कि भाई अब पूरा प्रेजेंट करिए। तो इट वाज ए बिग सरप्राइज। पूरा देखा, हमने कहा पूरा देख लिया, हम आपको ये पूरे डेटा सबमिट कर देते हैं, आप लोग देख लो। करीब 1 महीने उन्होंने लगाया, कहते हैं हाँ। एंड देन वो भी मान गए होंगे सर, वो दे सेड कि ये चीज हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई। ये है, दैट वाज समथिंग जिसको कि हम लोगों ने, इतनी डिफिकल्ट थी, which मुझे भी लग रहा था कि बहुत मुश्किल होगा। करेक्ट। उसको हम लोगों ने टेक्निकली एक दूसरे तरीके से, मजा आ गया होगा सर उस दिन, मजा आ गया। दैट वाज द बिग अचीवमेंट। जेके सुपर अचीवर्स मोमेंट, ये है जेके सुपर अचीवर्स मोमेंट। बहुत ही बढ़िया सर। सर मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था रिसर्च करते हुए, तो मैंने देखा कि आप कहीं बता रहे थे कि इसका तकरीबन किराया जो होगा वो 1.5 टाइम्स फर्स्ट क्लास ऑफ अ नॉर्मल ट्रेन, राजधानी का फर्स्ट क्लास पकड़ लेता हूँ, उससे 1.5 टाइम्स होगा। सर इतना पैसा है हम लोगों के पास कि हम दिन भर 35 बार ऊपर नीचे करेंगे, इतना किराया दे देंगे, ये होता है सर? देखिए, मेरे खुद का अपने अनुभव है, जब मैं फील्ड में जाता था और इंटरेक्ट करता था, इस ट्रेन को आप अहमदाबाद से बॉम्बे के लिए अकेले ना माने। आनंद, बिलीमोरा, भरूच, वापी, करेक्ट। कैन यू इमेजिन, जो बॉम्बे से वापी के लिए शताब्दी चलती है, फुल चलती है। हाँ। क्योंकि सारा इंडस्ट्रियल एक्टिविटी वो वापी में है। बिल्कुल। बीच में एक बोईसर स्टेशन आता है, छोटी बड़ी मिलाकर के 1000 से ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट है बोईसर में, पालघर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि अभी लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में। तो जब ये बुलेट ट्रेन चलेगी, मेरा अपना व्यक्तिगत लोगों से जब बातचीत हुई, बिलीमोरा बहुत छोटा स्टेशन है, बिलीमोरा के लोग इतने खुश थे कि साहब हम तो सुबह बैठेंगे और बॉम्बे में अपना बिजनेस करके शाम को वापस आ जाएंगे। एंड टाइम इज मनी। टाइम इज मनी। आज आप कैसे करते हो कि साहब हमें रात में ट्रेन पकड़नी पड़ती है, या हम दिन में जाते हैं, फिर वहाँ होटल लेते हैं, अगले दिन क्योंकि शाम तक पहुँच पाते हैं, फिर होटल लेते हैं। तो आप खाली किराया मत कंपेयर करिए, आप कंपेयर करिए कि उसका टैक्सी का खर्चा, उसका होटल का खर्चा, और उसका जो काम वो 1.5 घंटे में कर, बिलीमोरा से 1.5 घंटा लगेगा, जो वो 1.5 घंटे में कर ले रहा है, अदरवाइज उसको 6 से 7 घंटे लगते हैं। तो 4.5 घंटे का जो उसका मनी है, टाइम इज मनी, करेक्ट, वो तो वो देने को तैयार है ना, आराम से, बिल्कुल सही, आराम से देगा वो। एक जो किराए का क्राइटेरिया हमारा है, बिकॉज हमेशा बुलेट ट्रेन जो है वो एयर फेयर से कंपेयर की जाती है। तो जब हमने 1.5 गुने की बात कही, तो उस समय दिमाग में यह है कि हमारा किराया, ऑफ कोर्स व्यक्तिगत तौर पे मैं फ्लेक्सी फेयर के खिलाफ हूँ, ठीक है, मुझे वो पसंद नहीं आता। मुझे लगता है कि आप कस्टमर्स को, अपने ग्राहक को आप जो है वो उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो, वो गलत है। ऐसा मेरी फीलिंग व्यक्तिगत। तो मेरा मानना है कि फ्लेक्सी फेयर नहीं होना चाहिए। जो नॉर्मल फेयर है एयर का, उससे अगर आप देखोगे तो एसी का 1.5 गुना का फेयर वो उससे थोड़ा सा कम आएगा, एयर फेयर से थोड़ा सा कम आएगा। इनके जो ऑफर वाले हैं उसको छोड़ दीजिए, नॉर्मल फेयर से थोड़ा सा ये कम आएगा, वो एक क्राइटेरिया है। और ये ग्लोबली एक्सपीरियंस है, जापान में, फ्रांस में, जर्मनी में, जहाँ जहाँ बुलेट ट्रेन चली है 500 से 800 किलोमीटर के अंदर, एयर ट्रैफिक करीब 80% ड्रॉप हो गया। बुलेट ट्रेन यूज करने में इतनी सारा का सारा ट्रैफिक इधर आ जाता है। नाउ यू इमेजिन, हमारे यहाँ जो अभी स्टडी बताती है, एयर ट्रैफिक तो इतना नहीं है अहमदाबाद में, रोड ट्रैफिक बहुत है, भयंकर है सर, भयंकर रोड ट्रैफिक है। नाउ रोड ट्रैफिक भी अगर आप अहमदाबाद से बॉम्बे लो तो 6, साढ़े 6, 7 घंटे लगते हैं आराम से। अगेंस्ट दैट आप 2 घंटे में कंफर्ट लेवल, अपना काम नहीं कर सकते, अपना काम नहीं कर सकते। एक कॉन्सेप्ट होती है एक्सटर्नल कॉस्ट। करेक्ट। एक्सटर्नल कॉस्ट जो डेफिनेशन है वो ये है कि ये वो कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन मोड में, चाहे वो एयर हो, चाहे वो रोड हो, चाहे वो बुलेट ट्रेन हो, ये वो है जो इंडिविजुअल बियर नहीं करता, कम्युनिटी बियर करती है। करेक्ट, आपकी कंपनी बियर करेगी, क्योंकि आपका कम्युनिटी, नॉट कंपनी, कम्युनिटी। कम्युनिटी मींस एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में आप तो इफेक्ट हुए ही हुए, लेकिन पीछे जो गाड़ियां खड़ी हुई वो भी तो इफेक्ट हुई। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एनवायरमेंट का जो आप पोल्यूशन कॉज कर रहे हो वो कम्युनिटी बियर कर रही है, आप नहीं बियर कर रहे हो। अच्छा, ये तो सोचा ही नहीं सर। ये एक्सटर्नल कॉस्ट है। और ये पूरी स्टडी हुई है। एक्सटर्नल कॉस्ट अगर आप देखो तो बुलेट ट्रेन की सबसे कम है, सबसे कम है। और डिफरेंस है, अगर बुलेट ट्रेन की एक्सटर्नल कॉस्ट करीब 14 यूरो, यूआईसी की एक 2015 की स्टडी है, 14 यूरो पर 1000 पैसेंजर किलोमीटर वो निकाला है।
तो कार की करीब 45 या 50 यूरो आती है, मोर देन 3 टाइम्स। तो एक्सटर्नल कॉस्ट मतलब कितना आप सेफ्टी इंप्रूव कर रहे हो इसमें। तो अगर ये सारी आप कॉस्ट ले, अल्टीमेटली कम्युनिटी की कॉस्ट कहीं कोई तो बियर कर रहा है, कोई तो बियर करेगा, ठीक बात है। तो वो अगर आप सारा ले लो तो ये बहुत इकोनॉमिकल पड़ता है। सही सर, हम सिर्फ इंडिविजुअल किराए के बारे में सोचते हैं, हम खाली इंडिविजुअल किराए, हमें कितना देना पड़ जाएगा। एग्जैक्टली। बहुत ही बढ़िया सर। सर ट्रेन अंदर से, कोचेस अंदर से कैसे हैं सर? आपने कोचेस तो बिल्कुल यूनिक एक्सपीरियंस होगा। क्या एक्सपीरियंस है सर वो आपका? खैर वंदे भारत में वो आ गया है, जो जिस दिशा में गाड़ी चल रही है, अब सबका ट्रेन का ओरिएंटेशन, सीट का ओरिएंटेशन उसी तरफ होता है। करेक्ट। शताब्दी में अगर आप चलो फिक्स सीट है, हाँ। पर वंदे भारत में उन्होंने रोटेशन कर दिया है ट्रेन। उसमें बुलेट ट्रेन में सारी सीट रोटेटेबल हैं, तो जिस दिशा में गाड़ी जाएगी उसी दिशा में सारी वो सीट घूम जाएंगी। एक चीज़। दूसरी चीज़ जो इसका पूरा का पूरा जो मैंने बताया 3 क्लास होंगे, स्टैंडर्ड क्लास, बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास। जो फर्स्ट क्लास होगा, आई कैन गारंटी यू इट इज़, यू विल हैव एक्सपीरियंस मच हायर देन द बिजनेस क्लास ऑफ एरोप्लेन। अच्छा सर, इसमें भी इसमें बिजनेस, इसमें फर्स्ट क्लास है? बिल्कुल, इसमें फर्स्ट क्लास है। कुछ लिमिटेड एक ही कोच में रखा गया है, लेकिन है ताकि लोग अनुभव कर सकें कि ट्रेनों में भी ये होता है। और बिजनेस क्लास भी काफ़ी बड़ा है। टॉयलेट हर कोच में नहीं होंगे, 3 या 4 कोच छोड़ करके टॉयलेट दिया गया है, पर वो टॉयलेट बिल्कुल ऑटोमेटिक अरेंजमेंट, उसमें सीट हीटेड पूरा। प्लस इसमें एक और चीज़ मैं बताऊं, नॉर्मल ट्रेन में डिस्चार्ज ट्रैक पे होता है। हाँ। इसमें डिस्चार्ज ट्रैक अलग से होगा। जैसे एयरक्राफ्ट में अरेंजमेंट है, होल्डिंग कैपेसिटी। अब तो शायद ये नॉर्मल ट्रेन में भी चेंज हो रहा है। बायोडिग्रेडेबल बायो टॉयलेट्स लगाए गए हैं। बायो टॉयलेट्स का मतलब है कि जो उसका केमिकल एक्शन होता है एक्सक्रीटा का, वो कंट्रोल हो जाता है, पानी फिर भी नीचे गिरता है। अच्छा। पर इन ट्रेनों में, बुलेट ट्रेन जैसे एयरक्राफ्ट में उसी में होल्डिंग होती है, ऐसे इसमें भी होल्डिंग होगी। तो इट विल बी अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। वाओ सर, मेरे मस्तिष्क ने, मेरे दिमाग ने बहुत समय से इतनी नॉलेज, इतनी एक्साइटमेंट, इतनी ब्रिलियंस प्रोसेस नहीं करी है। मैंने बहुत प्रोजेक्ट्स के बारे में सुना है, इस डिटेल में, इतनी गहराई में और इतना कुछ हो रहा हो नहीं सुना है। खूबसूरत पॉइंटर्स क्या हैं, जापानीज और हमारा रिलेशनशिप कैसा है, हम क्या बना रहे हैं, आगे कहाँ जाने वाले हैं, मज़ा आ गया है। मैं अपने तहे दिल से और जेके सीमेंट की तरफ से जितना भी शुक्रिया अदा करूं सर का, आज कम ही पड़ेगा, लेकिन मैं फिर भी एक कोशिश कर रहा हूं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद ये पॉडकास्ट करने के लिए। आपका उससे ज़्यादा धन्यवाद ऐसी चीज़ हिंदुस्तान में लाने के लिए। आपको बहुत बहुत बधाई कि आप हमें उस मैप पे लेके जा रहे हैं जहाँ पे जाके हमें बहुत ही गर्व महसूस होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जेके सुपर पॉडकास्ट की तरफ से आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर।